हेलो दोस्तों, ARG एजुकेशनल हब में मैं राहुल भाटी आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य रचना, जिसमें हम वाक्य रचना, वाक्य के अंग या वाक्य के तत्व और वाक्य के प्रकारों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीख पाएंगे कि वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य के अंग या तत्व कितने होते हैं तथा वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। एक वाक्य में उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से। उन सब की पहचान क्या होती है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से। उनको हम कौन कौन से कीवर्ड से पहचान सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सब प्रश्नों के उत्तर आसानी से जान पाएंगे, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें दोस्तों। इस वीडियो में प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का आसान विवरण शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य रचना। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा समझेंगे। बोलने वाले या लिखने वाले का पूरा अभिप्राय जिस शब्द समूह से प्रकट होता है वह वाक्य कहलाता है, अर्थात शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जिस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। अगर उन शब्दों के क्रम को बदल दिया जाता है तो वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो सकता। जैसे सुमन मंदिर के बाहर खड़ी है। अब यदि शब्दों का क्रम बदल जाए, जैसे सुमन बाहर के मंदिर है खड़ी, यहाँ पर दूसरे वाक्य में शब्दों का क्रम बदल जाने पर वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो रहा है। अतः संरचना की दृष्टि से शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य होता है। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन हम इन्हें छांट नहीं पाते हैं। इसके लिए अभ्यास जरूरी है। वाक्य के दो अंग या तत्व होते हैं, एक तो उद्देश्य और दूसरा विधेय। प्रत्येक वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया, जिसमें कर्ता और कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं और क्रिया तथा क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। जैसे सौरभ पूजा कर रहा है। दूसरा वाक्य बिट्टू खेल रही है। इसमें हमें उद्देश्य और विधेय छांटने हैं दोस्तों। यहाँ पहले वाक्य में सौरभ तथा दूसरे वाक्य में बिट्टू उद्देश्य है तथा इन वाक्यों का शेष भाग विधेय है, अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। इन वाक्यों में सिर्फ कर्ता ही उद्देश्य है और हमने पढ़ा था कि कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य होता है। तो ऐसा वाक्य देखते हैं जिसमें कर्ता का विस्तार भी शामिल हो। जैसे कक्षा 8 में पढ़ने वाले सानू ने देशभक्ति गीत गाया। इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय छांटना है। इसमें कर्ता सानू है और कर्ता का विस्तार कहाँ तक है वो पूरा उद्देश्य कहलाएगा। इस वाक्य में कक्षा 8 में पढ़ने वाले सानू ने, यहाँ तक उद्देश्य है दोस्तों, और देशभक्ति गीत गाया, यह विधेय है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। वह लंबे बालों वाला लड़का बहुत तेज दौड़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय देखिए। इसमें कर्ता है लड़का और कर्ता का विस्तार है वह लंबे बालों वाला लड़का। तो यहाँ तक ये उद्देश्य है दोस्तों, और बहुत तेज दौड़ता है यह विधेय है। इस प्रकार आप वाक्य के दोनों अंग समझ चुके हैं। अब आप उद्देश्य और विधेय को छांट पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। क्रिया के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। क्रिया के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला है कर्तृवाच्य। वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है। क्रिया के लिंग वचन कर्ता कारक के अनुसार हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसको हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे
निकुंज गाना गा रहा है, लक्षिता गाना गा रही है। इन वाक्यों में कर्ता निकुंज पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया गा रहा है आई है। और दूसरे वाक्य में लक्षिता स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया गा रही है आई है। अर्थात इन वाक्यों में कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। दूसरा है कर्मवाच्य। जब वाक्य में कर्म को केंद्र में रखकर कथन किया जाता है तथा कर्ता को करण कारक में बदल दिया जाता है, उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। जैसे सीता द्वारा खाना बनाया गया, सानू द्वारा सफाई की गई। इन वाक्यों में बनाया गया व की गई ये क्रियाएं कर्ता के अनुसार नहीं आई और कर्म के अनुसार आई है। इनमें कर्म है खाना और सफाई, इसलिए ये कर्मवाच्य है। खाना बनाया गया, सफाई की गई, ये क्रियाएं कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार है, इसलिए इसे कर्मवाच्य कहते हैं। तीसरा है भाववाच्य। जब वाक्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार आए और न ही कर्म के अनुसार आए और भाव के अनुसार आती है, तो उसे भाववाच्य वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन से पढ़ा नहीं जाता, सीता से पढ़ा नहीं जाता। इन वाक्यों में क्रिया कर्ता व कर्म के अनुसार न आकर भाव के अनुसार आई है, अतः यह भाववाच्य वाक्य है। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य या संभावनार्थक वाक्य और संकेतार्थक वाक्य। पहला है विधानवाचक वाक्य। जहाँ क्रिया द्वारा कार्य होने की जानकारी मिले वह विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे आरव विद्यालय जाता है, यह विधानवाचक वाक्य है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के न होने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे योगेश ने खाना नहीं खाया, अंशुमान ने गाना नहीं गाया। ये निषेधवाचक वाक्य है क्योंकि इनमें न या नहीं का प्रयोग हुआ है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे महावीर कहाँ जा रहा है, अखिलेश क्या कर रहा है। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश व विनय का बोध हो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अभिषेक अपना कमरा साफ करो, यह आज्ञावाचक वाक्य है। अगला है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा व विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे यह क्या है, वाह कितना सुंदर बच्चा है। इन वाक्यों में विस्मय का भाव है दोस्तों और विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगे हुए हैं, अतः यह विस्मयादिबोधक वाक्य है। अगला है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आशीर्वाद, इच्छा या कामना का बोध हो वह इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे ईश्वर आपका भला करे, आपका जीवन सुखमय हो, ये इच्छावाचक वाक्य है। अगला है संदेह सूचक वाक्य या संभावनार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह खाना खा रहा होगा, सीमा खाना बना रही होगी। इन दोनों वाक्यों में संभावना प्रकट हो रही है, इसलिए ये संदेह सूचक या संभावनार्थक वाक्य है। अगला है संकेतार्थक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो वह संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे बच्चा दूध पी लेता तो सो जाता, वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। ये दोनों वाक्य संकेतार्थक वाक्य हैं। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद।
रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। पहला है साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे हिमांशु पुस्तक पढ़ता है, आरव टीवी देखता है। ये दोनों साधारण वाक्य है दोस्तों, क्योंकि इनमें एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय है दोस्तों। दूसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक सरल उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित सरल उपवाक्य होते हैं। इन वाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं, जो इस प्रकार हैं: क्योंकि, चूंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तदापि। जिन वाक्यों में ये समुच्चय बोधक अव्यय लगते हैं वे मिश्र वाक्य होते हैं। जैसे अंशुमान बाजार जाएगा क्योंकि उसे कपड़े खरीदने हैं। इस वाक्य में 2 उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं और वह है क्योंकि। तो मिश्र वाक्य पहचानने का तरीका है, उसमें क्योंकि, चूंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तदापि आदि समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। तो इन्हीं को देखकर पहचानेंगे कि यह तो मिश्र वाक्य है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य हो और वह किसी संयोजक अव्यय शब्द द्वारा जुड़े हों, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे भरत आया और प्रवीण चला गया। संयुक्त वाक्य के संयोजक शब्द इस प्रकार है: और, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, एवं, तथा, यथा, अतः आदि। इन संयोजक शब्दों से जुड़ा हुआ वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।